का, ठीक ना। धन परीक्षण का आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखना है, यहाँ पे जो बल लग रहा है उसका वैल्यू रखना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चीज़ की क्या होती है, बीमा क्या होती है, इसकी बात करने वाले हैं कि बीमा, पहले मात्रक पे बात कर लेते हैं का मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की का देखो ई वेक्टर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर, यहाँ पे ऊपर बल का मात्रक यहीं से हम बीमा भी निकालेंगे, ठीक ना। मात्रक बटा आवेश का मात्रक, ठीक। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक तो न्यूटन ही होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। अब यहाँ से हम इसकी बीमा निकालते हैं। देखो बल क्या होता है, बल F इक्वल टू होता है ma, m जहाँ पे ये द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। तो देखो यहाँ पे इसका तो वैल्यू kg हो गया, द्रव्यमान को हम kg में नापते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे का बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो kg को हम m से दिखाते हैं। जब बीमा लिखते हैं तो बीमा के लिए हम क्या करते हैं, kg को क्या करते हैं, m से दिखाते हैं। वहाँ पे kg को m से दिखाते हैं, और जो m लिखा है, जो मीटर लिखा है, उसको l से दिखाते हैं, और जो यस लिखा है, और देखो यहाँ पे अगर इसकी बीमा लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, l हो जाएगा, और t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक। ये होगी बल की बीमा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं उस चीज़ को, t की पावर -2, ठीक। और यहाँ पे नीचे कूलाम की जो बीमा होती है, देखो यहाँ पे तो Q बराबर होता है आई टी मतलब यहाँ पे I धारा हो गई, T समय हो गया, ठीक ना। Q बराबर IT होता है। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी बीमा निकालना चाहते हो तो I की बीमा जो होती है वो एम्पियर होती है A, और T की बीमा क्या होती है भाई, T की बीमा T ही होगी, मतलब T मतलब टाइम, ठीक ना। एकांक समय में चला गया जो आवेश फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ पे AT जो हो गया, ये हो गई Q की बीमा। अब यहाँ पे Q नॉट समझ लो यार, छोटा सा, ठीक। तो यहाँ पे AT हो गया। अब इसको निकाल लो फटाफट। तो देखो A ऊपर जाएगा तो A माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम इसको लास्ट में लिखेंगे, A को लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बीमा में हम ML से ही शुरू करते हैं, उसके बाद T आता है, उसके बाद थीटा या यहाँ पे A आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये A ऊपर जाएगा, M को पहले लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे T से भाग हो रहा है, यहाँ पे T की पावर 3 हो जाएगा, L को लिख देते हैं, T की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस T की घाते -1 हो जाएगा, -1 और -2 गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो -3 हो गया, और यहाँ पे MLT हो गया, और A यहाँ पे A लिख दिया गया, मतलब ये एम्पियर है। सो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी बीमा MLT-3 होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला नंबर तो बीमा पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो ये मात्रक निकाले थे न्यूटन पर कूलाम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है, ठीक। Q1 नहीं मानते, क्यों मानते हैं, क्योंकि एक ही चार्ज होगा, दूसरा हम परीक्षण में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी, इसी के पूरे राउंड में, इसके चारों तरफ क्या होगी, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र के पूरे राउंड में हम क्या कर सकते हैं, एक मान लेते हैं यहाँ पे Q0 एक चार्ज है, मतलब ये बहुत मिनिमम चार्ज है, प्रोटॉन है, मान लो समझ लो प्रोटॉन ही है। यहाँ पे मान लो कुछ ज़्यादा चार्ज है, 10 15 20 कूलाम चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है कूलाम चार्ज। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो क्या होगा, जब हम इसको पाथ लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा चार्ज होगा उससे छोटे चार्ज की तरफ हमेशा होता है ना। तो छोटा चार्ज ये है Q0,
यहाँ पे क्यू नॉट ही लिखते हैं, क्यू नॉट। ठीक, अब देखो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बड़े चार्ज से छोटे चार्ज की तरफ होगी, वो धक्का देगा उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ प्लस लिया है मैंने। अगर माइनस लेते हैं, यहाँ पे, चलो माइनस ही ले लेते हैं, एक माइनस ले लेते हैं, माइनस चार्ज Q1, Q1 नहीं मानते, फार्मूला ड्राइव करेंगे एक ही से, बच्चे तो डबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्यू नॉट लेते हैं। ठीक, अब दोनों के बीच क्या होगा, अब इस बार ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस बार क्या करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, धक्का देगा। तो हमें देखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मतलब जैसे कोई चीज़ को मापना है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मापनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो जो चार्ज है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद एक ऐसा चार्ज लेना पड़ेगा जो यह बताएगा, इसको डिफाइन करेगा। ठीक ना, मतलब वैद्युत क्षेत्र को नापने के लिए यही किया जाता है, हमेशा एक चार्ज लिया जाता है जो तुम्हारा जितने चार्ज का यार डिस्टर्ब होते ही है। तो ये गाइस यहाँ पे अजान हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चल रहे हैं फिर अपनी यात्रा पर। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो प्लस चार्ज लिखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज लिखा है। तो इस प्लस चार्ज के आसपास कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, इसी को चेक करने के लिए हम माइनस चार्ज लेके आए इसके पास में। तो देखो अब इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा भाई, F12, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज होगा, तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, कुल मिला के ऐसे लगेगा, एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या होता है, हम कूलाम के नियम में क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच बल ही तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बल है दोनों आवेशों के बीच, यहाँ पे दूरी भी मान लेते हैं, यहाँ पे ये दूरी r है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। इसमें भी देख लो भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा ना, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर ही होगी, ये लिखा जाता है ऐसे इसी डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर तो देख रहे हो आपकी फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है ना, वो तो प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा कि बल अगर माइनस में आ रहा है तो खींच रहा है एक दूसरे को, आकर्षण होगा, यदि प्लस में आ रहा है तो एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है ना, तो F इक्वल टू क्या होता है, कूलाम के नियम का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड के भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं अभी बताते हैं बिल्कुल। यहाँ पे फिर Q है, Q यहाँ पे Q है, और यहाँ पे Q नॉट है। ठीक, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, R का स्क्वायर हो जाता है, यही तो होता है। यहाँ पे हम सदिश रूप नहीं ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम सदिश रूप में अगर डेरिवेशन करेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे R वेक्टर लग जाएगा, क्योंकि R की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ जा रहा है। ठीक ना, यहाँ से 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इस बार से उधर डायरेक्शन में हो जाएगा, और फोर्थ की डायरेक्शन भी उधर की तरफ हो जाएगी, बस वेक्टर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर। और यहाँ पे के क्यों लिया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है के। ठीक, तो मतलब अगर किसी भी मात्रा का, जैसे मान लो यहाँ पे जल है, जल का अगर हमें निकालना है कि इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक ना, इंटेंसिटी क्या होती है, तो परावैद्युतांक उसका देखो जल का, और उसमें वायु की वैद्युशीलता का गुणा कर दो, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ये निकल के आता है। तो जो ये एप्सिलॉन लिखा है यहाँ पे, आप इतने की जगह पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, जल की विद्युशीलता, यहाँ पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता होता है, और के का वैल्यू भी हमें पता होता है, तो डायरेक्ट इसमें से पूरे हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ये तो भाई ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और तुम्हें एक फार्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था कि E इक्वल टू होता है F/Q नॉट। ठीक, इसको वेक्टर में लेते हैं, वेक्टर में समझते हैं, बस लिखते नहीं हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये फार्मूला है, वेक्टर हम हटा देते हैं क्योंकि वेक्टर हम यहाँ पे लेना नहीं चाहते। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो ये F आया है इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, इक्वल, देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, F का वैल्यू पूरा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं सिर्फ एप्सिलॉन होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया है। एप्सिलॉन नॉट के लिख दो, चलो ठीक है, तो के लिख सकते हैं, या तो एप्सिलॉन लिखो या तो एप्सिलॉन नॉट के लिखो। ठीक है, इनटू यहाँ पे Q1 क्यू लिखा है एंड Q नॉट लिखा है बटा R स्क्वायर लिखा है। अब इसमें के बटा क्या लिखा है, यहाँ पे देखोगे इस फार्मूले में यहाँ पे Q नॉट लिखा है, Q नॉट लिखा है, Q नॉट लिखा है, जो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड के, यहाँ पे या तो एप्सिलॉन रखो या तो एप्सिलॉन नॉट के रखो। ठीक है ना, जैसे पर्टिकुलर जल ही नहीं है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है,
ठीक है ना, कोई भी माध्यम है तो वहाँ पे कांच का परावैद्युतांक लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे के क्या है, ये परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। ठीक, ये परावैद्युतांक है। और यहाँ पे ठीक है ना। अब तो एप्सिलॉन क्या है, ये वायु की विद्युतशीलता है। ठीक, वायु कितना विद्युतशील है। ठीक है, सो जैसे लोहा क्या होता है, लोहे का विद्युत जो जैसे यहाँ पे आयरन होता है, आयरन का जो विद्युतशीलता होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि उसमें आयरन में क्या होगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा भी उसको बल मिल गया, उसको थोड़ा सा भी चार्ज मिल गया, थोड़ा सा भी ऊर्जा मिल गई, तो वो तुरंत जाएगा, मतलब इनफाइनाइट होती है, उसकी एनर्जी बहुत तेज होती है। लेकिन वायु में ऐसा नहीं है, वायु में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी तो ये बहुत बहुत मिनिमम, बहुत धीरे धीरे जाएगा। लेकिन आयरन के अंदर वो बहुत स्पीड से जाएगा। आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, जितने भी धातुएं होती हैं सबका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और लगभग जो वायु का परावैद्युतांक होता है वो के बराबर 1 होता है। वायु का जो परावैद्युतांक होता है, ठीक है, वो लगभग के होता है। देखो यहाँ पे अगर हम के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लगभग बराबर हो जाएगा। के लगभग होता है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो भैया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, क्यू अपान यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, ये आपका फार्मूला निकल के आया ना। मतलब जो मेन चार्ज होगा उसे लिया जाएगा, और वहाँ पे 1/4πε0 इस पूरे का वैल्यू रखा जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू 9 × 10⁻9 नहीं है, हम तो एप्सिलॉन नॉट के लिए 9 × 10⁻9 लेते थे, यहाँ पे नहीं है, वो 9 × 10⁻9। ठीक, तो बीच की दूरी भी हो गई और यहाँ पे क्यू भी हो गया। मतलब इस वाले चार्ज से हमसे मतलब नहीं, ये परीक्षण अवस्था, ये हट गया, खत्म हो गया। सिर्फ मतलब है जो बड़ा चार्ज है जिसकी इंटेंसिटी हमें चेक करना है, जिसके चारों तरफ का क्षेत्र हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इतना लीजिए।